हेलो माय डियर फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू अनदर लेक्चर। हमने अपनी लास्ट लेक्चर में स्टेट फंक्शन और पाथ फंक्शन कवर कर लिया था थर्मोडायनेमिक्स का। और अपने लास्ट लेक्चर में मैंने आपको 2 क्वेश्चंस करवाए थे स्टेट्स ऑफ मैटर, तो उनमें से एक क्वेश्चन आज की लेक्चर के लिए कवर हो गया है। अब मैं अगले लेक्चर में आपको स्टेट्स ऑफ मैटर का एक क्वेश्चन करवाऊँगी। तो आज तो सीधा हम थर्मोडायनेमिक्स से शुरू करते हैं। अब हमें ना थर्मोडायनेमिक्स में जैसे हमने सिस्टम सराउंडिंग बाउंड्री पढ़ लिया है, टाइप्स ऑफ सिस्टम पढ़ लिया है, प्रॉपर्टीज़ ऑफ सिस्टम पढ़ लिया है, स्टेट फंक्शन वर्सेस पाथ फंक्शन पढ़ लिया है। अब हमारा आगे आता है रिवर्सिबल एंड इरिवर्सिबल प्रोसेसेस। तो हेडिंग डालिए रिवर्सिबल एंड इरिवर्सिबल प्रोसेसेस। जो आपने अभी तक रिवर्सिबल और इरिवर्सिबल की डेफिनेशन पढ़ी है वो तो है ही, बट उससे भी डेप्थ में डेफिनेशन अब थर्मोडायनेमिक्स में आएगी रिवर्सिबल और इरिवर्सिबल की। देखिए, रिवर्सिबल और इरिवर्सिबल, ऐसे मैं लाइन डाल देती हूँ, इधर मैं इरिवर्सिबल लिखूंगी, इधर रिवर्सिबल, ठीक है। तो सबसे पहले तो आपको ये पता होना चाहिए कि जो भी प्रोसेस रिवर्सिबल है, अब इस वाली डेफिनेशन में आपको कुछ चीज़ें याद भी करनी है। हर चीज़ समझाई जाए इन दोनों में वो पॉसिबल नहीं है, क्योंकि इसमें कुछ चीज़ें थोड़ा सा क्रैमिंग पे भी हैं। जैसे कि पहला पॉइंट है कि रिवर्सिबल प्रोसेसेस आर स्लो प्रोसेसेस। तो जो भी प्रोसेस स्लो होगा वो रिवर्सिबल होगा, और जो भी प्रोसेस फास्ट होगा वो इरिवर्सिबल होगा। इसको थोड़ा सा एक्सप्लेन किया जा सकता है। मान लीजिए ए टू बी बनाना है मुझे, ये एक प्रोसेस है जिसमें मुझे ए को कन्वर्ट करना है बी में। मैंने क्या किया, मैं ए हूँ और मान लीजिए ए पॉइंट है और मुझे बी पॉइंट तक जाना है इस प्रोसेस में, राइट। वेट अ मिनट। यस, अगर मुझे ए पॉइंट से बी पॉइंट तक जाना है तो मतलब मैं यहाँ खड़ी हूँ, राइट। और मान लीजिए ए से बी मुझे जाना है, ए से बी एक प्रोसेस है तो मुझे जाना है। तो मैंने क्या किया, मैं यहीं खड़ी हूँ और मैं धीरे धीरे चल रही हूँ, और एक है कि मैं भाग के बी तक पहुँच गई। तो आप बताइए, अब मुझे कोई एकदम से कमांड दे, मान लो मैंने एक स्टेप बढ़ाया धीरे धीरे, फिर दूसरा बढ़ाया, और मुझे कोई उस टाइम कमांड दे नहीं रुको वापस आ जाओ, तो जो बंदा बहुत तेज़ी से भाग के आधा रास्ता कवर कर चुका है उसके लिए वापस आना इजी होगा, या जिसने भी कुछ ही चंद ही स्टेप्स चले हैं उसके लिए वापस आना बहुत इजी होगा। ऑब्वियसली जिसने 1 या 2 स्टेप्स चले हैं, जो स्लोली चल रहा था, वो उसने कम डिस्टेंस कवर किया होगा, तो वो वापस से अपनी पोजीशन पे कम टाइम में आ सकता है। अब एक बंदा है जिसने एफर्ट डाल के पूरी स्पीड से भागा, वो आधा रास्ता भी पार कर दिया, और फिर उसको कोई इंस्ट्रक्शन दे कि वापस आओ, तो उसके लिए उसका मूड भी ख़राब होगा, डिफ़िकल्ट भी होगा, क्योंकि वो तो बहुत ज़्यादा रास्ता कवर कर चुका है कुछ ही समय में। तो ऐसे समझ लीजिए कि जो स्लो प्रोसेसेस होती हैं उनके लिए वापस आना ईजी हो जाता है, इस एग्जाम्पल से समझिए। और जो फास्टली चली जाती हैं, फास्टली प्रोग्रेस करती हैं प्रोसेसेस, उनके लिए वापस आना कंपैरेटिवली डिफ़िकल्ट होता है, इसलिए हम उन्हें इरिवर्सिबल कहते हैं। वो वापस नहीं आना चाहती, वो नहीं आ पाती वापस, ठीक है। अब सेकेंड पॉइंट है प्रोसेस कैन बी रिवर्स्ड by small change in external conditions। और यहाँ याद रखना है प्रोसेस कांट बी रिवर्स्ड by small change इन एक्सटर्नल कंडीशंस। मान लीजिए मैं ए से बी तक जा रही थी, मैंने बहुत फास्ट मूव किया और एक टाइम मैंने बहुत स्लो मूव किया, हल्की हल्की बूंदाबांदी शुरू हो गई, मतलब
हल्की हल्की स्मॉल चेंज इन एक्सटर्नल कंडीशन हुआ, तो मैं क्या कहूँगी, नहीं यार अभी तो मैंने कुछ ही स्टेप चले हैं, एक कदम ही रखा है घर के बाहर, चलो वापस आ जाती हूँ घर के अंदर। तो मैंने क्या किया, अपना जो स्टेप रखा उसको रिवर्स कर लिया। मैं इसको प्रैक्टिकल लाइफ से आपको जॉइन करके बता रही हूँ, नहीं तो ये सिर्फ रट सकते हो आप इन चीज़ों को, क्योंकि इसको वैसे एक्सप्लेन करना इज़ अ टफ डील। तो इसको अगर आप डेली लाइफ के एग्जाम्पल से कोरिलेट करेंगे तो आपके लिए याद रखना भी आसान होगा। देखिए मैंने एक स्टेप ही अभी घर के बाहर रखा, मैं बहुत स्लो चल रही हूँ और एक बंदा है जो भाग रहा है घर से दूर। अब एकदम से थोड़ी सी बूंदाबांदी शुरू हुई, मैंने क्या कहा, अरे यार बूंदाबांदी शुरू हो गई, मैं एक स्टेप पीछे ले लेती हूँ, चलो 5 मिनट तक निकलूँगी जब बारिश रुक जाएगी थोड़ी जो बहुत आ रही है। तो मैंने अपना एक स्टेप आगे रखा और उसको वापस ले लिया, मतलब मैंने अपने स्टेप को रिवर्स कर लिया। क्यों? क्योंकि स्मॉल चेंज हुआ एक्सटर्नल कंडीशन में, हल्की फुल्की बूंदाबांदी शुरू हो गई। बट अब जो बंदा आधा मील फास्ट चलने के कारण आधा मील कवर कर चुका है, घर से दूर बहुत पहुंच चुका है, अब उसको पता चलता है बूंदाबांदी आ रही है, तो वो क्या घर तक वापस आएगा और फिर जब बूंदाबांदी रुकेगी तो वापस जाएगा वहाँ? नहीं ना, वो क्या कहेगा, वो वापस नहीं आएगा, रिवर्स अपने स्टेप्स को रिवर्स नहीं करेगा। तो इस चीज़ को ऐसे याद रखिए। अब आपको एक और चीज़ याद रखनी है, कि जो रिवर्सिबल सिस्टम होता है, ये मान लीजिए इधर है प्रेशर ऑफ गैस और इधर है प्रेशर एक्सटर्नल। अब मैंने क्या किया, थोड़ा सा इसको अंदर धकेला, धीरे धीरे धकेल रही हूँ मैंने एकदम से नहीं अंदर पुश किया, पी एक्सटर्नल मैंने एकदम से नहीं लगाया, मैंने धीरे 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 लगा रही हूँ। तो मैं धीरे धीरे लगा रही हूँ, तो मान लो मैंने 1 पास्कल प्रेशर लगाया, 1 लीटर वॉल्यूम थोड़ा सा कम हो गया, क्योंकि ये जो पिस्टन है ये अंदर की तरफ जाएगा तो थोड़ा सा वॉल्यूम कम हो जाएगा अंदर का, अगर मैं पी एक्सटर्नल बढ़ा दूँगी। फिर मैं रुक गई, फिर मैंने दोबारा से 1 पास्कल लगाया और कम हो गया, फिर मैं रुक गई। तो मैं धीरे धीरे चल रही हूँ। यहाँ मैं क्या करूँगी, एकदम से प्रेशर लगाऊंगी और एकदम से वॉल्यूम को कम कर दूँगी, ठीक है। तो यहाँ पे तो क्या हुआ, मैंने थोड़ा सा प्रेशर लगाया, वॉल्यूम कम हुई, और वॉल्यूम कम होने की वजह से अगर मैं टेम्परेचर सेम ले लूँ इस सिस्टम का, प्रेशर बढ़ाया बाहर से एक्सटर्नल, अब मैंने मान लो पहले पी एक्सटर्नल था 2, मैंने इसको बढ़ाया 3। देखो अभी ये रेस्ट पे, मान लो रेस्ट पे कोई चीज़ कब होती है, ये पिस्टन अभी रेस्ट पे, इट मीन्स बाहर का प्रेशर और अंदर का प्रेशर सेम होगा, तभी अभी रेस्ट पे है। अब मैंने क्या किया, प्रेशर एक्सटर्नल को थोड़ा सा बढ़ाया, जिसकी वजह से ये पिस्टन इधर शिफ्ट हुआ x डिस्टेंस, जिसकी वजह से जो ये कंटेनर है इसका वॉल्यूम थोड़ा सा कम हुआ। PV इज इक्वल टू NRT लगने की वजह से अगर वॉल्यूम कम हुआ और ये पूरी चीज़ कांस्टेंट है तो प्रेशर बड़ा होगा। जितना P एक्सटर्नल बढ़ा उतने ही रिस्पॉन्स में P गैस भी बढ़ गया। तो अब दोबारा से P गैस और P एक्सटर्नल क्या हो गए, इक्विलिब्रियम में आ गए। इट मीन्स रिवर्सिबल प्रोसेस जब हम फॉलो करते हैं तो प्रेशर एक्सटर्नल और प्रेशर इंटरनल, प्रेशर एक्सटर्नल इस वक्त क्या है, ड्राइविंग फोर्स। अगर मैं एक्सपेंशन की बात ना करूँ, कॉन्ट्रैक्शन की बात करूँ, कंप्रेशन की बात करूँ, तो प्रेशर एक्सटर्नल क्या है, ड्राइविंग फोर्स, और प्रेशर इन गैस क्या है, अपोजिंग फोर्स, कि ये इसको अंदर आने से रोक रही है। इस टाइम रिवर्सिबल के केस में ये दोनों आपस में ऑलमोस्ट इक्वल होते हैं, बट फास्ट के केस में क्या होता है, मैंने एकदम से प्रेशर को एक्सटर्नल को इतना बढ़ाया कि प्रेशर इंटरनल को टाइम ही नहीं मिला कि वो अपने आप को बढ़ा सके। वो बढ़ाएगा इन द लास्ट तो बढ़ाएगा ही, बट क्या एकदम से बढ़ाएगा, क्या हर पॉइंट ऑफ टाइम पे वो इक्विलिब्रियम में रहेगा, क्या हर पॉइंट ऑफ टाइम पे वो सेम रहेगा, नहीं। तो ये चीज़ आपको याद रखनी है। क्या याद रखना है,
थर्ड पॉइंट जो याद रखना है इसमें है ड्राइविंग फोर्स इज अप्रॉक्सीमेटली इक्वल टू अपोजिंग फोर्स। यहाँ पे ड्राइविंग फोर्स इज वेरी 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 ग्रेटर देन अपोजिंग फोर्स। आ रही है बात समझ? रिवर्सिबल प्रोसेस जो है ये एक आइडियल केस है। जैसे आइडियल गैस इक्वेशन आइडियल केस था ना कि वो कभी या आइडियल गैस एग्जिस्ट कर सकती है, नहीं, बट हमने एक आइडियल केस माना। और ये क्या है? नॉन आइडियल, या फिर इसको कह लो रियल केस। ओके, अब इसमें आपको याद एक जो बहुत इम्पॉर्टेंट पॉइंट है जो मेनली इन सब में याद रखना है वो ये है कि रिवर्सिबल के केस में जो प्रेशर होता है वो वॉल्यूम का फंक्शन होता है। वॉल्यूम घटा, अब प्रोसेस इतनी स्लो हो रही है कि मैं ये देख पा रही हूँ कि वॉल्यूम घटा तो प्रेशर कैसे इंक्रीज़ हो रहा है, पी स्क्वायर की फॉर्म में इंक्रीज़ हो रहा है, रूट पी की फॉर्म में इंक्रीज़ हो रहा है। बट ये प्रोसेस इतनी तेज़ होती है कि मैं देख ही नहीं पाती, इतना मुझे टाइम ही नहीं मिलता कि प्रेशर वॉल्यूम पे कैसे डिपेंड कर रहा है। तो ये पॉइंट याद रखिए कि प्रेशर इज़ द फंक्शन ऑफ वॉल्यूम। और यहाँ पे नॉट द फंक्शन। क्यों? क्योंकि इसमें हम डिफाइन ही नहीं कर सकते। जैसे मैंने ये पिस्टन लगाया यहाँ और ये गैस है अंदर, तो मैंने प्रेशर लगाया और मैं धीरे धीरे अप्लाई कर रही हूँ, मतलब मैंने वॉल्यूम कम हुआ तो मैंने देखा गैस का प्रेशर कैसे बढ़ा। बट यहाँ पे तो ये चीज़ इतनी तेज़ होती है कि मैं ये देख ही नहीं पाती कि प्रेशर एक्सटर्नल बढ़ाने पे वॉल्यूम उससे कैसे रिलेटेड है, रूट की फॉर्म में रिलेटेड है, स्क्वायर की फॉर्म में रिलेटेड है, प्रोपोर्शनल है, इनवर्स है, ये कुछ नहीं देख पाते हम इरिवर्सिबल में, क्योंकि प्रोसेस इतनी फास्ट होती है कि हमें टाइम ही नहीं मिलता देखने का, टाइम ही नहीं देती वो चीज़, हमें मौका ही नहीं दे रही है। ओके, तो ये था आपका रिवर्सिबल और इरिवर्सिबल। एक और पॉइंट है जो नोट करके आप लिख लीजिए। नोट डाल के लिखिए। An irreversible process can be converted into reversible process if dividing it into number of steps। एक प्रोसेस है जो इरिवर्सिबल है, मतलब वो एक ही स्टेप में बहुत ही फास्टली हो रही है। अब मैंने क्या किया, उसको स्टेप्स में करना परफॉर्म किया, मतलब मैं पहले उसको इन अ वन गो परफॉर्म कर रही थी बहुत फास्टली। मैंने क्या कहा कि भाई थोड़ा ठहरो, बीच में रास्ते में पाथ में थोड़ा ठहरो, थोड़ा ब्रेक लगाओ, धीरे धीरे करो, उसको स्टेप्स में करो। तो अगर मैं एक इरिवर्सिबल प्रोसेस को रिवर्सिबल में कन्वर्ट कर सकती हूँ बाय डूइंग दैट प्रोसेस इन अ नंबर ऑफ स्टेप्स। राइट, तो ये आपका रिवर्सिबल और इरिवर्सिबल का फिनोमिना होता है क्लियर। अब हम आगे बढ़ते हैं हीट कैपेसिटी पे। तीन टर्म्स हमें डील करना है। एक होता है हीट कैपेसिटी, इसकी डेफिनेशन क्या होती है? द अमाउंट ऑफ हीट required to raise the
टेम्परेचर ऑफ बॉडी बाय 1 डिग्री सेल्सियस। मतलब मुझे अगर किसी भी सब्सटेंस का बॉडी का टेम्परेचर 1 डिग्री से बढ़ाना है तो मुझे जितनी अमाउंट ऑफ हीट चाहिए होगी उसको हम कहेंगे हीट कैपेसिटी। इसका सिंबल है C और इसको डिनोट किया जाता है Q/T से, कि कितना हीट दी अपॉन में कितना टेम्परेचर चेंज हुआ। ये सिंपली होता है हीट कैपेसिटी। इसकी यूनिट होती है जूल पर केल्विन। और ये कैसी प्रॉपर्टी है? ये एक एक्सटेंसिव प्रॉपर्टी है। ओके, चलिए अब हम आते हैं मोलर हीट कैपेसिटी पे। मोलर हीट कैपेसिटी क्या होती है? द अमाउंट ऑफ हीट required to raise the temperature of 1 mole of substance by 1 degree Celsius. क्या है? The amount of heat required to raise the temperature of 1 mole of substance by 1 degree Celsius. इसको अगर आपको डिनोट करना है तो वो इसको CM से डिनोट कर सकते हैं और इसका सिंपली फॉर्मूला होता है C/N, where C stands for heat capacity, N stands for number of moles. इसका यूनिट होती है जैसे C की तो यूनिट है जूल पर केल्विन और इसका अपॉन में मोल, तो इसकी हो जाएगी जूल पर मोल पर केल्विन। मोलर हीट कैपेसिटी। ये कैसी प्रॉपर्टी है? ये एक इंटेंसिव प्रॉपर्टी है। ओके, अब यही बात करें मोलर के बाद स्पेसिफिक की। स्पेसिफिक हीट कैपेसिटी फॉर्मूला है, सिंबल है S। फॉर्मूले में हम इसमें मास लिख देंगे और मोल की जगह पर केल्विन पर केजी लिख देंगे। और यहाँ भी हम मास के फॉर्म में इसको लिख देंगे। वेट अ मिनट, आप इतना नोट डाउन करिए, मुझे एक चीज़ कंफर्म करनी है। हाँ, तो मैं यहाँ एक चीज़ गलत बता गई, यहाँ हम ग्राम लेते हैं, मुझे यही देखना था। वैसे हम केजी लेते नहीं हैं यहाँ पे। 1 ग्राम जब हम स्पेसिफिक बताते हैं तो हम ग्राम लेते हैं, यहाँ केजी नहीं लेते। मैंने वो SI देख के केजी लिख दिया। तो एक ये चीज़ हो गई। एक आपके पास एक रिलेशन है जैसे S और CM। CM तो क्या है? C/N। ये क्या है? C/M। तो जो CM है उसको अगर आप S को, ये वाला जो S है, S क्या है? C/M गिवन मास इनटू मोलर मास कर देंगे तो मास अपॉन मोलर मास क्या हो जाता है? मोल्स। तो ये CM आ जाएगा। मीन्स आपने क्या किया? स्पेसिफिक हीट कैपेसिटी को मोलर मास से मल्टीप्लाई कर दिया तो आपका मोलर हीट कैपेसिटी आ गया। ये एक रिलेशन है जो आप याद रख लीजिए। इसको आप S से भी डिनोट कर सकते हैं और इसको आप CS से भी डिनोट कर सकते हैं, बात सेम ही है।
तो ये आपके पास 3 टाइप की हीट कैपेसिटीज़ हो गई। अब हम बात करेंगे डिग्री ऑफ फ्रीडम की या फिर लॉ ऑफ इक्विपार्टीशन ऑफ एनर्जी की। तो ये हमारा इस वाले लेक्चर का लास्ट टॉपिक रहेगा। इसके बाद हम पढ़ेंगे डिफरेंट टाइप्स ऑफ प्रोसेसेस। हम अब के लेक्चर में कवर करेंगे डिग्री ऑफ फ्रीडम एंड लॉ ऑफ इक्विपार्टीशन ऑफ एनर्जी। चलिए, सबसे पहले डिग्री ऑफ फ्रीडम जान लेते हैं ये होता क्या है। और ये वाला टॉपिक ना अक्सर समझ नहीं आता है, तो जो भी मैं लिखवा रही हूँ ना उसको बस लिखते जाना एक बार, फिर उसको जब आप खुद पढ़ने बैठोगे ना लेक्चर बंद करके, जब आप खुद रिवाइज करोगे तो आपको बहुत इजीली क्लियर होगा। बट एक भी पॉइंट मिस नहीं करना, चाहे वो आपको समझ भी आ गया फिर भी नोट डाउन कर लो नोटबुक में। तो पहले तो मैं इसकी रटी रटाई डेफिनेशंस लिख देती हूँ, फिर मैं इसको एक्सप्लेन करती हूँ। जो तो आपको एग्ज़ाम में लिखनी है डेफिनेशन, वो तो है ये वाली। द नंबर ऑफ इंडिपेंडेंट वेज in which system can exchange energy with surrounding। ये आप डेफिनेशन रट लीजिए। इंडिपेंडेंट वर्ड लिखना ज़रूरी है यहाँ पे, और यही डिग्री ऑफ फ्रीडम की डेफिनेशन है। बट इससे मैं आपको नहीं समझाऊंगी, इसको समझाने का एक देसी तरीका हम अपनाएंगे, और वो अगर आप दिमाग में बिठाएंगे तो इट विल बी वेरी बेनिफिशियल फॉर यू। तो ये वाली डेफिनेशन लिख लीजिए। अब मैं इसको इरेज कर रही हूँ। इस डेफिनेशन का सिर्फ एक मार्क्स की जो डेफिनेशन आएगी उसमें आपको यूज़ होगा, नहीं तो इस डेफिनेशन का कहीं यूज़ नहीं है। अब एक बात बताइए, जब भी डिग्री ऑफ फ्रीडम कहीं दिखाए तो आपने क्या मानना है इसे? नंबर ऑफ कोऑर्डिनेट्स। सिंपली रटो इसे। डिग्री ऑफ फ्रीडम इज इक्वल टू नंबर ऑफ कोऑर्डिनेट्स। डिग्री ऑफ फ्रीडम इज इक्वल टू नंबर ऑफ कोऑर्डिनेट्स। डिग्री ऑफ फ्रीडम इज इक्वल टू नंबर ऑफ कोऑर्डिनेट्स। मेरे पास एक मॉलिक्यूल है, उसमें n नंबर ऑफ एटम्स हैं। अगर ये मॉलिक्यूल है और इसमें ये एक एटम है, तो इसकी पोजीशन बताने के लिए मुझे कितने कोऑर्डिनेट्स चाहिए होते हैं? 3 कोऑर्डिनेट्स, x, y, z। मतलब अगर मैं ऐसे लिखूँ 2, 4, 5, तो ये क्या इसकी पोजीशन बता पा रहा है इन स्पेस इन द मॉलिक्यूल? यस। तो कभी भी हमें किसी भी एटम का कोऑर्डिनेट पोजीशन बतानी हो मॉलिक्यूल के अंदर, तो हमें उसके कितने कोऑर्डिनेट्स रिक्वायर्ड हैं? 3। एक मॉलिक्यूल में कितने नंबर ऑफ एटम्स हैं? n। एक एटम को रिप्रेजेंट करने के लिए अगर मुझे 3 कोऑर्डिनेट्स चाहिए होते हैं, तो n एटम्स को रिप्रेजेंट करने के लिए मुझे कितने कोऑर्डिनेट्स चाहिए होंगे? 3n कोऑर्डिनेट्स। ये क्लियर हुआ है? एक एटम की पोजीशन बताने के लिए एक मॉलिक्यूल के अंदर मुझे 3 कोऑर्डिनेट्स चाहिए, तो n एटम्स की पोजीशन बताने के लिए मुझे एक मॉलिक्यूल के अंदर कितने कोऑर्डिनेट्स चाहिए होंगे? 3n नंबर ऑफ कोऑर्डिनेट्स। यही है डिग्री ऑफ फ्रीडम, नंबर ऑफ कोऑर्डिनेट्स। नंबर ऑफ कोऑर्डिनेट्स यूज्ड टू डिफाइन द पोजीशन ऑफ ऑल द एटम्स इन अ मॉलिक्यूल इज कॉल्ड डिग्री ऑफ फ्रीडम ऑफ दैट मॉलिक्यूल। Is it clear? Number of coordinates required to specify the position of atoms in a molecule is called degree of freedom of that molecule.
ये है इसकी करेक्ट मैथमेटिकल डेफिनेशन। वो जो डेफिनेशन है वो बस रटने के लिए है और उससे ज़्यादा उसका कोई वजूद नहीं है। ये वाली जो है ये आपको समझाएगी कि हमें क्या क्या चाहिए होता है। चलिए तो इसको लिख लेते हैं एक बार। हालांकि ये डेफिनेशन मत लिख के आइएगा एग्ज़ाम में, ठीक है। तो बस इसको लिख लेंगे ना अपनी लैंग्वेज में कि द नंबर, इसको तो यू लिखना नहीं है, ये वाली चीज़ दिमाग में रखनी है और लिखनी कौन सी डेफिनेशन है जो पहले लिखवाई है, ठीक है। अब मान लीजिए ये चीज़ दिमाग में रखिए, डिग्री ऑफ फ्रीडम इज इक्वल टू नंबर ऑफ कोऑर्डिनेट्स इज इक्वल टू 3n। मैंने क्या किया, एक मॉलिक्यूल को थर्मल एनर्जी दी। इस थर्मल एनर्जी का वो 3 तरीके से स्टोर कर सकता है अपने अंदर, 3 इंडिपेंडेंट वेज में। मतलब उस सिस्टम ने, सिस्टम क्या है यहाँ पे, मॉलिक्यूल ने सराउंडिंग से एनर्जी ली और वो कितने इंडिपेंडेंट वेज में उस एनर्जी को स्टोर कर सकता है, उसी को क्या कहा है, डिग्री ऑफ फ्रीडम। तो मैंने पहली वाली डेफिनेशन भी एक्सप्लेन कर दी थोड़ी। अब देखिए कैसे की है वो एक्सप्लेन। एक मॉलिक्यूल ने थर्मल एनर्जी ली सराउंडिंग से, मॉलिक्यूल है मेरा सिस्टम, थर्मल एनर्जी ली उसने सराउंडिंग से, तो वो मॉलिक्यूल 3 इंडिपेंडेंट वेज में उस थर्मल एनर्जी का इस्तेमाल कर सकता है। एक तो ट्रांसलेशनल मोशन करने में, ये मॉलिक्यूल है, ये पॉइंट ए है, ये बी है, यहाँ मॉलिक्यूल पड़ा था, अब ये मूव करने लग जाएगा, मतलब इसके पास कुछ काइनेटिक एनर्जी आ जाएगी। दूसरा है इंटरनल एनर्जी को में, दूसरा क्या है, इंटरनल एनर्जी में। इंटरनल एनर्जी में फिर 2 फर्दर डिवीजन हो जाती हैं, रोटेशनल में या फिर वाइब्रेशनल में। तो टोटल अगर मैं गिनूँ तो ट्रांसलेशनल, रोटेशनल और वाइब्रेशनल। या तो वो मॉलिक्यूल एज अ होल उठ के एक जगह से दूसरी जगह चला जाए, या उस मॉलिक्यूल के अंदर प्रेजेंट एटम्स रोटेट करने लग जाएं, या उस मॉलिक्यूल के अंदर प्रेजेंट एटम्स वाइब्रेट करने लग जाएं। तो जब मैंने इस मॉलिक्यूल को थर्मल एनर्जी दी तो 3 पॉसिबिलिटीज़ क्या निकल के आ रही हैं, या तो ये मॉलिक्यूल एज अ होल उठ के यहाँ से यहाँ चला जाए, या इस मॉलिक्यूल के अगर मैं अंदर घुसूँ तो इसके अंदर बहुत सारे एटम्स होंगे, वो एटम्स या तो रोटेट करने लग जाएं या फिर वाइब्रेट करने लग जाएं। ये 3 पॉसिबिलिटीज़ हैं। अब हम आगे बढ़ते हैं। जब मैं ट्रांसलेशनल की बात कर रही हूँ, ट्रांसलेशनल में क्या हो रहा है, क्या मैं ये कह रही हूँ कि इसके ये वाला एटम उठ के यहाँ चला जाए, मैं क्या कह रही हूँ, अगर ये वाला एटम उठ रहा है तो ये भी उठे, ये भी उठे, ये भी उठे, तभी ये बॉडी पूरी उठ के यहाँ पहुँचेगी, राइट। ये बॉडी एज अ होल मूव करे। और आपने फिजिक्स में सुन रखा होगा, जब मैं ट्रांसलेशनल की बात करती हूँ तो मैं इस पूरी बॉडी को एज अ पॉइंट मास ट्रीट करके इसको सेंटर ऑफ मास की लोकेशन को देख सकती हूँ कि भाई इस पूरी बॉडी का मूवमेंट देखना है तो इस पूरी बॉडी को मैं एक पॉइंट पे ज्यूम करके उसका ही मूवमेंट देख लूँ सिर्फ। तो ये इस पूरी बॉडी को मैंने एक पॉइंट पे रिड्यूस कर दिया। वो क्या है, वो पॉइंट क्या है, इसका सेंटर ऑफ मास। अब मैं क्या देखूंगी, अगर मुझे इस पूरी बॉडी का शिफ्ट देखना है कि ये इस पोजीशन से इस पोजीशन तक गया, तो मैं सिंपली इस पूरी बॉडी को ना देख के इसके सिर्फ सेंटर ऑफ मास की पोजीशंस को देखूंगी कि ये अभी सेंटर ऑफ मास यहाँ था, उठ के यहाँ चला गया। जब मैं किसकी बात कर रही हूँ, ट्रांसलेशनल की। इसको रोटेशनल और वाइब्रेशनल ना माने प्लीज़। तो मैंने इस पूरी बॉडी को एक पॉइंट पे रिड्यूस कर दिया, एक पॉइंट मान लिया, इस पूरी बॉडी को भूल गई मैं और मैंने क्या माना कि एक पॉइंट है। अब ये एक पॉइंट है, यानी कि ये पॉइंट मतलब एक एटम। अब तो ये एक एटम जैसा दिख रहा है और एक एटम को डिफाइन करने के लिए मुझे कितने कोऑर्डिनेट्स चाहिए थे, 3 कोऑर्डिनेट्स।
तो दैट मीन्स जब मैं ट्रांसलेशनल की बात करूँगी तो नंबर ऑफ कोऑर्डिनेट्स मुझे कितने चाहिए होंगे उस पूरी बॉडी का पोजीशन डिस्क्राइब करने के लिए? 3। क्यों? क्योंकि मैं उस पूरी बॉडी को एक पॉइंट पे रिड्यूस करूँगी, वो होगा उसका सेंटर ऑफ मास, और ये एक पॉइंट क्या एक्ट करेगा, एक एटम की तरह, और उस एक एटम को डिफाइन करने के लिए मुझे 3 कोऑर्डिनेट्स की ज़रूरत होती है। तो ट्रांसलेशनल को डिफाइन करने के लिए मुझे कितने कोऑर्डिनेट्स की ज़रूरत हुई? 3। तो ट्रांसलेशनल मोशन में डिग्री ऑफ फ्रीडम क्या आ गई? 3। ट्रांसलेशनल में डिग्री ऑफ फ्रीडम हर मॉलिक्यूल के लिए, चाहे वो मोनो एटॉमिक है, डाई है, ट्राई है, पॉली एटॉमिक है, ट्रांसलेशनल में डिग्री ऑफ फ्रीडम 3 ही रहती है। ये बात आपको याद रखनी है। अब इस वाले लेक्चर को तो हम यहीं ऐड कर रहे हैं यहाँ तक। अब अगले लेक्चर में हम रोटेशनल और वाइब्रेशनल पढ़ेंगे। टिल देन पढ़ते रहिए। गुड बाय।